नमस्कार, मैं दीपक भाटी, समाचार संपादक दैनिक करंट क्राइम आपका फिर से स्वागत करता हूं दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आमना सामना में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में, संघ में हर जगह मजबूती से नाम आता है, जिनको एक प्रखर वक्ता भी कहा जाता है, जिनके बारे में जब भी चर्चा होती है तो एक आवाज़ ये आती है कि वाकई में कोई ऐसा शख्स है जो हर क्षेत्र में अपनी पारंगत रखता है, जो हर क्षेत्र में बोलना जानता है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच में है, गाजियाबाद के भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई गाजियाबाद का महानगर अध्यक्ष बनने पर। दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं तो शुरू से मेरे साथ रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं धीरे धीरे प्रश्नों पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप राजनीति से हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपके लिए राजनीति क्या है? राजनीति मेरे लिए मिशन है। राजनीति मेरे लिए इस प्रकार से, जैसे जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की, किसी अभावग्रस्त की यदि आंखों से जिंदगी में आप आंसू पूंछ सको, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सको, वो जीवन में उससे ज़्यादा सुकून का पल होता नहीं। और इसको उन्होंने बड़े प्रेम से एक नाम दिया, अंत्योदय। तो जो जीवन की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं, यदि हम उनके लिए कुछ जरा सा भी सेवा का माध्यम बन पाए तो मेरे लिए राजनीति इतनी है। बताया जाता है कि आपके घर से राजनीति शुरू होती है। आपका घर भी राजनीति की पाठशाला है। आपके पिता महेश जी हों, स्वर्गीय माता जी दमयंती गोयल तो मेयर रही गाजियाबाद की। इतना कुछ आपको परिवार से राजनीति के रूप में मिला, तो कभी घमंड नहीं आया कि यार मैं तो परिवार से ही राजनीति लेके चल रहा हूँ, तो मेरे को और कोई ज़्यादा मेहनत करने की, प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना मुकाम हासिल कर ही लूंगा? दीपक भाई, मालूम नहीं कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि मेरे दादाजी ने संघ में काम किया, ये उनके ऊपर एक कृपा रही परमात्मा की, उन्हें काम का अवसर मिला। और वही लेगेसी, वही परंपरा मेरे पिताजी श्रीमान महेशन जी, क्योंकि मेरी माताजी भी संगठन के परिवार से आई, मेरे मामा जी भी प्रचारक रहे। तो माताजी की इच्छा शुरू से समाज का काम करने की थी। आप जानते हैं अच्छी तरह, आपका बड़ा उनसे संपर्क संबंध रहा है। बहुत लंबे समय से एक अभावग्रस्त बिटियाओं के लिए विद्यालय चलाती थी घर में ही, और वो विद्यालय बड़ा अच्छा चलता था। शुरू से काम करती थी राष्ट्रीय विकास समिति का, मेयर हो गई वो। परंतु सच बात यह है कि जो काम करने वालों की श्रृंखला है, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो प्रदेश स्तर पर हो, या गाजियाबाद के स्तर पर हो, यदि आप देखेंगे तो एक से एक व्यक्ति आपको मिलेगा, एक से एक नायाब हीरा। आप दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, और फिर इस परंपरा को आप नीचे तक लाएंगे तो गाजियाबाद में भी आपको सैकड़ों कार्यकर्ता, नेता मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व इस संगठन के लिए, इस विचार के लिए, परिवार के लिए लगा दिया। तो उनसे सीख कर आगे बढ़ना है, बस इतना ही है। आप इस राजनीति में खुद को परिवारवाद के कितना निकट मानते हैं? आजकल बड़ी चर्चा चलती है कि भाजपा वाले ही कहते हैं कि फलानी पार्टी में परिवारवाद है। तो हम मयंक गोयल को किस पृष्ठभूमि से देखें? परिवारवाद की पृष्ठभूमि से देखें या मेरिट की पृष्ठभूमि से देखें? देखिए, ये प्रश्न तो खड़ा होता है आपके प्रति, ये आप बताएं। लेकिन हम एक बात जरूर कहूंगा, परिवारवाद कहते किसे हैं? एक पार्टी का अध्यक्ष, डिसीजन मेकर, वो मान लीजिए मुलायम सिंह जी हैं। उन्होंने अपने रहते रहते अपने सामने ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बना दिया। अखिलेश जी ने अपने भाइयों को दे दिया, उन्होंने अपने चाचा को सांसदी दे दी, अपनी पत्नी को भी सांसद बना दिया।
अपने भतीजों को लॉन्च कर दिया, अपने बच्चों को ला रहे हैं, ये परिवारवाद है। सेम काम कांग्रेस के अंदर है, लेकिन एक मिशनरी स्पिरिट के साथ में कोई भी परिवार का व्यक्ति सेवा कर रहा है लंबे समय। जी। और मुझे आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, मैं 2006 में मेरी माताजी जब मेयर हो गई, क्योंकि उससे पुराना संबंध है मेरा आपका, तो ये प्रश्न मेरे सामने तब आया था कि तुम्हारी माताजी मेयर हो गई, अब तुम्हें आनंद लेना है, तुम उनके परिवार के हो। तो मेरी माँ उस समय बोली थी कि ये पूरा गाजियाबाद मेरा परिवार है और किसी भी मंच पर मयंक नहीं दिखाई देंगे। तो मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, पर मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, 65 महीने का कार्यकाल था और 3 बातें मैंने तय की। उनकी लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। बेटा भी, एक बार मेरा छोटा बेटा था, बीमार हो गया, रात को 12 बजे यशोदा जाना था, तो मैं अपने स्कूटर पर गया, ठंड हो रही थी, रोने लगी, बोली मेरी गाड़ी क्या ऐसी है, इसमें तुम बैठोगे ही नहीं। मैं करना, आप ही ने संकल्प कराया था ना, तोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। दूसरा, नगर निगम के किसी अधिकारी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कॉमर्शियल, कोई व्यापारिक काम नहीं करूंगा। फिर कह रहा हूं, चैलेंज तो नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूं, कभी नहीं। और कोई परिवारवाद का आरोप ना लगे, तो मैंने तय किया था नगर निगम का नवयुग मार्केट का जो मेरी माताजी का ऑफिस है, उसका गेट मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है, इसमें घुसूंगा नहीं। आप प्रतिदिन जाते थे, खूब मिलते थे। आप बताओ, आपने मुझे जीवन में कभी 65 महीने के कार्यकाल में एक बार कभी देखा हो? तो भला हो आदरणीय महापौर सुनीता दयाल जी का, अब उन्होंने मुझको एक कार्यक्रम के लिए बुला लिया, तो मैं पहली बार नगर निगम सभागार में जाकर मैंने देखा कैसा होता है, अभी पिछले महीने। जी। अभी आपने बात की लाल बत्ती की, उस वक्त तो आपने संकल्प लिया था कि माताजी से आपने संकल्प लिया कि कभी उनकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, माताजी ईश्वर के रूप में कहीं ना कहीं हैं और आप आज भाजपा के महानगर अध्यक्ष हो। ये तो एक पड़ाव है। तो अभी भी अब लाल बत्ती की गाड़ी में बैठने का संकल्प लिया या नहीं लिया? आपको मैं बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे किसी ने पूछा कि मोदी जी, आज के 100-200 साल बाद आपको लोग किस तरह याद करें? तो मोदी जी ने एक प्रश्न पूछा, प्रति प्रश्न, और प्रति प्रश्न ये था कि आप ये बताइए, वेदों के रचयिता कौन है? हजारों लोग बैठे थे जी, कोई बता नहीं पाया कि वेदों का रचयिता कौन है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब बोला था कि यदि वेद जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया, ऐसे वेदों के निर्माता का नाम आपको नहीं पता, तो मोदी तो एक मामूली चीज है, तो मोदी का नाम कोई क्यों याद रख ले 100 साल बाद? तो आप इस बात को ध्यान कीजिए, मोदी जी ने बनते ही पहला काम किया कि लाल बत्ती खत्म और वीआईपी कल्चर खत्म। अब मिलेगी ही नहीं किसी को, आप कल्पना करते रहो, है ही नहीं। चलिए, ये एक भौतिक रूप से मान लेते हैं कि खत्म है, लेकिन एक फीलिंग तो होती है जनप्रतिनिधि बनने की, है ना? और ऐसा नहीं है कि मयंक गोयल कोई भाजपा का नया चेहरा है। लोकसभा चुनाव की बात हो, मेयर चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, हमेशा टॉप पे प्रमुख, जो वो कहते हैं ना कि पैनल तैयार होता है, उसके 3 नामों में आपका नाम हर बार चलता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि पैनल में आने के बाद, टॉप पर आने के बाद जो है मयंक गोयल का नाम ओझल हो जाता है? 2012 से और अभी तक आदरणीय अतुल गर्ग जी को 17 का टिकट मिला जी, और उसमें कशमकश थी। उन्होंने खुद कहा कि भाई आइदर मयंक और अतुल, और जब उनका टिकट हो गया तो ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, कि बोले मेरे मन में कल्पना थी मैं मयंक क्या जाऊंगा, वो कितना रुष्ट होगा, कितना क्रोधित होगा, क्योंकि 5 साल बहुत कस के मेहनत की, रिगरस काम किया, वोट्स बनवाए, और उस समय हम सत्ता में नहीं थे, ना केंद्र में ना ही प्रदेश में। जी, लगातार काम करने के बाद भी नहीं मौका मिला। उसके बावजूद भी मैंने साथियों को इकट्ठा किया, बढ़िया शॉल मंगाया, बढ़िया बुके मंगाया, और दिन निकलते ही, रात को देर रात टिकट हुआ है, उनको मौका नहीं दिया वो मेरे आए, वो बड़े हैं ना तो बड़े ही रहे, सीधे उनके यहाँ गया, माला पहनाई, अतुल गर्ग जिंदाबाद के नारे लगाए, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके साथ खड़ा हो गया।
और फिर मेरा भाषण हुआ था घंटाघर पर, आपने छापा था, आपको याद होगा। उसमें मैंने कहा था कि हम सब एक हैं, हम किसी भी कीमत पर, हमारे लिए पार्टी फर्स्ट है, पार्टी जितानी है, ये महत्वपूर्ण है। ABCD कोई जनप्रतिनिधि बने इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं है। और वो मैंने कहा नहीं, वो मैंने करके दिखाया। चलिए, आपने तो बड़ा दिल दिखाया, बड़े दिल वाले अब अध्यक्ष हैं। अतुल जी अब सांसद बन गए, सांसद बने तो सीट खाली हुई, सीट खाली हुई तो एक कई दावेदार लाइन में आए, एक विधायक भी मिलना था शहर को। तो क्या उस टाइम पे अतुल जी ने बड़ा दिल दिखाया कि चलो मयंक गोयल जिन्होंने मंच से इतना दिल खोल के मेरा स्वागत किया मेरे टिकट होने पर, अब चलो मैं मयंक गोयल के लिए लगता हूँ, कुछ ऐसा किया अतुल जी ने? नहीं किया। पॉडकास्ट किया भी अतुल जी का? नहीं, आपने नहीं किया है। मैंने उनसे पूछिए, प्रश्न तो उनसे बनेगा, मुझसे कहाँ बनता है प्रश्न। थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसा होता है ना कि हाँ तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बहुत बढ़िया। अब मयंक भाई ने इस बात को कुछ शायराना अंदाज में कहा है। अब इस शायरी को कौन किस हिसाब से लेता है, अब ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, उसके बाद हम और आगे बढ़े और चीज़ें और आगे बढ़ी। फिर वो सांसद बन गए, फिर उनके अति प्रिय संजीव शर्मा शहर सीट, हमारे भी प्रिय हैं। नहीं, वो कहते हैं कि मेरे बहुत प्रिय हैं। तो वो अच्छी बात है, हम भी उनके प्रिय हैं और हमारा संजीव भी प्रिय है। हमें हमारे सामने आज कहा है कि आपके प्रिय हैं। मेरा बहुत प्रिय है संजीव शर्मा, मेरा मित्र, पुराना, हम महामंत्री साथ रहे। नहीं, कंपटीटर हैं वो आपके। ये कोई विषय नहीं होता, राजनीति में कोई कंपटीटर नहीं होता। राजनीति में अपना अपना काम सब कर रहे होते हैं, और प्रभु जिसके लिए तिलक करते थे वो उसको सिंहासन मिल जाता है। इसमें किसी का कोई कंपटीशन नहीं। देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, मुझे तो आपकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, मगर कॉम्पिटिटर तो है जी। चलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो संजीव शर्मा उनके बहुत प्रिय है जी, ठीक। वो विधायक बन गए, सीट महानगर अध्यक्ष वाली खाली हो गई जी। फिर वही बात कि क्या फिर अतुल जी के मन में आपके लिए तार बजे कि चलो अब मयंक गोयल के लिए थोड़ा सा महानगर अध्यक्ष के लिए बोल दें, कि लंबा संघर्ष हो गया? हालांकि ये प्रश्न मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मुझसे नहीं बनता भाई, ये तो वही बता सकते हैं। एक और शायर सुना दो। पर पर मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ईमानदारी से लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और माननीय सांसद हैं, लाखों वोट से जीते हुए हैं जी। उससे पहले वो विधायक भी रहे, माननीय मंत्री रहे, और इतना बड़ा स्तर होने के बाद में मुझे लगता है कि उनका, आदरणीय मंत्री जी का, सुनील शर्मा जी का, मेयर साहब का, सभी का सर्वसम्मति से एक आशीर्वाद था। वो नहीं होता तो फिर मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व कैसे मिलता है, तो आप भी बताओ। नहीं, मैं जब आप महानगर अध्यक्ष बन के आए तब मैं आपके कार्यक्रम में मौजूद था, और आप एक बेहतरीन वक्ता हैं, और सुनने में मज़ा आता है आपको, जिस अंदाज में आप बातें कहते हैं और इस चीज़ को सब स्वीकार करते हैं, और आप सभी का आभार प्रकट कर रहे थे। लेकिन एक विधायक जिनका आपने स्पेशली सबसे अलग आभार प्रकट किया, जो ये बता रहा था, मतलब उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई थी कि इन विधायक का बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि कहीं ना कहीं पैनल में किसी ने मजबूती से नाम रखा। अब मैं बता दूं कि देखिए, मैं ही बता रहे तो हुआ समझो, और कह दिया तो हुआ समझो। ये स्पेशली क्यों आपने? देखिए, मैंने क्यों कहा आपको बताऊंगा। अजीत पाल त्यागी जी का क्या है कि उनकी पर्सनैलिटी की खासियत है, नेताओं को ना गोल गोल घुमाने की आदत होती है, और अजीत पाल त्यागी जी के बारे में ना बिल्कुल क्लैरिटी है, वो बिल्कुल साफ। बोले, एक कहावत है, बोले भैया मुझे साइकिल की जरूरत है, साइकिल दे दे। बोले साइकिल तो मेरे पास है नहीं जी। पर एक बात सुनता जा। बोले हाँ। बोले होती तो भी ना देता। तो अजीत भाई को लेके बड़ी क्लैरिटी है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो चुप भी नहीं रहते हैं, अगर उन्हें खिलाफत करनी है ना, जम के खिलाफत करते हैं वो, और बता भी देते हैं तेरे खिलाफ हूं। तो मैंने इसलिए उनके लिए कहा था, चुप रहे तो दुआ समझो, और कह दिया तो हुआ समझो। तो हो गया था फिर भाई, हो तो गया हो तो आपने देखा, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कहा, ये मुझे मालूम है, सभी ने कहा, उन्होंने जरा और पुख्तगी से कहा, तो इसलिए मैं उनका आभारी तो हूँ। बात तो जैसे उन्होंने आपके लिए
पुख्तगी से कहा। हाँ। बहुत अच्छा शब्द है पुख्तगी। मैं थोड़ा सा अपने अंदर लाने की कोशिश करूंगा। आज मयंक भाई बैठे हैं तो उनसे सीखेंगे डिटर्मिनेशन के साथ, थोड़ा सा मजबूती से अपना शब्दकोश भी हम मजबूत करेंगे, जी। क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे को या खुद को मजबूत करने के लिए हैं। जी। तो अजीत भाई ने आपके लिए मजबूती से कहा, वो मुरादनगर से विधायक हैं। कल के समय में दावेदारी तो देखो आपने भी करनी है, टिकट आप परंपरागत रूप से मांग रहे हैं, तो विधानसभा कौन सी होगी? शहर विधानसभा होगी, साहिबाबाद विधानसभा होगी, मुरादनगर विधानसभा होगी, कौन सी विधानसभा होगी? देखो, गंगा जल मंगा लो, और सनातनी आदमी हूँ मैं चाय मंगवा सकता हूँ ना, गंगा जल मंगवा लो, और ये अभी राधा रानी का पटका भी मैंने अभी जो माथे से लगा के रखा है वो मंगा लो। टिकट नहीं मांगूंगा। टिकट मांगेंगे ही नहीं ना, परंपरा तोड़ देंगे इस बार। क्या है कि टिकट नहीं मांगूंगा, और पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया है, और इन परिस्थितियों में दिया है कि जब नगर निगम के चुनाव हैं, 3 विधानसभाओं के चुनाव हैं, 2 हमारे यहाँ चेयरमैन हैं, एक मुरादनगर और एक खोड़ा, 100 पार्षद हैं, 35 या लगभग इतने ही पार्षद हमारे खोड़ा में और नगर पालिका मुरादनगर में है, जिला पंचायत, तमाम और चुनाव, बैंकों के चुनाव आ रहे हैं, सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव के, इसके अलावा तमाम मनोनयन हैं और चीज़ें हैं। तो मैं किसी का विरोध करके टिकट नहीं मांगूंगा, ना टिकट मांगूंगा, ना आपको दिखाई देगा। आपको मेरा डिटर्मिनेशन मालूम है, और आपको क्लैरिटी कर दूं मैं कि मुरादनगर में लंबे समय से आदरणीय राजपाल त्यागी जी का परिवार और अजीत भाई का परिवार लगभग 50 साल से जी वो राजनीति कर रहे हैं, और घर घर में उनका संबंध है, संपर्क है, और पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो लाखों वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं कि पार्टी उनको ना लड़ाए, मुझे ऐसा कंफ्यूजन लगता नहीं। और साहिबाबाद के जो विधायक हैं वर्तमान, उनके श्रेष्ठ काम को देखकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, बहुत सीनियर है, मैं समझता हूँ 4-5 बार से लगातार जीत रहे हैं जी। तो उनको भी कोई पार्टी उन पर भी विचार करेगी, उस पर भी कोई मुझे प्रश्न लगता नहीं। मेरे लिए कोई बहुत स्पेस है नहीं। मेरी सीट शुरू से बहुत क्लैरिटी करके सदर रही है। मेरा जन्म, मेरे पिताजी का जन्म, मेरे दादाजी का जन्म, सब कुछ सदर में रहा है। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा सब कुछ सदर में है। पार्टी का जो विचार उस समय होगा सदर में, वो देखा जाएगा, जो पार्टी का विचार होगा। जी। आपने अभी कुछ अजीत पाल त्यागी के सम्मान में कहा, मंत्री सुनील शर्मा जी के सम्मान में कहा, शहर की बात भी की आपने, लेकिन थोड़ा सा मैं देख रहा था संजीव शर्मा का जिक्र नहीं किया आपने। मैंने कहा मेरे से बहुत प्रिय है। देखिए, संजीव शर्मा जो है, उन्होंने राजनीति में बहुत प्राप्त किया है, और ये चीज़ उनसे सीखने वाली है। यहाँ पे देखिए कि उन्होंने महामंत्री वो का दायित्व संभाला, और उसके बाद जनरल वीके सिंह जी के प्रतिनिधि रहे। उसके बाद वो तमाम और लोगों के बड़े निकट रहे, महानगर अध्यक्ष बने, और उसके बाद सदर सीट से आज वो विधायक हैं जी। तो मेरी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। नहीं, ये अच्छी बात है, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। अभी आपने जनरल साहब का नाम लिया जी, और संजीव जी को उनका प्रतिनिधि भी बताया। बताया नहीं, वो रहे ऐसा रहे, नहीं मतलब बताया। संजीव शर्मा उनके प्रतिनिधि रहे, मगर आप तो साहब के दिल के बहुत करीब रहे। हमने जब भी देखा कि साहब के जी, सांसद रहते हुए जब भी गाजियाबाद में मूवमेंट होते थे और वहाँ मयंक गोयल ना हो, ऐसा बहुत मतलब बाई चांस ही हो जाए कि आप बाहर हो तो ऐसा हो रहा, नहीं तो ऐसा होता नहीं था। और उनसे आपकी मोहब्बत जो है कई दिलों में कांटा बन के चुभती थी, ये आप जानते होंगे। तो अचानक आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से कि साहब से कोई नाराजगी चल रही है, कोई बात है कि साहब आ रहे हैं, मयंक भाई जो है नजर नहीं आ रहे हैं साहब के साथ, ऐसा क्या है? देखिए, जनरल साहब ने देश के लिए काम किया है,
और मेरी जो भी श्रद्धा है वो राजनेता वीके सिंह के प्रति नहीं है, और जनरल वीके सिंह के प्रति है, और वो जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। क्योंकि एक सैनिक का सम्मान, मुझे लगता है जीवन में सैनिक से ज़्यादा कोई देशभक्ति का काम नहीं करता जी। हम सैनिक नहीं बन पाए, पर हम सैनिकों के प्रति श्रद्धा तो रख सकते हैं। जनरल साहब ने एक देश का मानवर्धन किया है। ऑपरेशन राहत के द्वारा श्रीलंका में उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन विजय उन्होंने संभाला, बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी के वो प्रमुख एक प्रकार से स्तंभ रहे, सेना के सेनापति रहे। तो मेरी उनके प्रति बहुत श्रद्धा रही है और वो आज भी है। और रही राजनीतिक क्षेत्र की बात, मैंने कभी भी जीवन में जनरल साहब से कोई राजनीतिक बात नहीं की जी। कभी उनसे राजनीतिक मैंने कोई कुछ मांगा नहीं, और इसलिए मुझे कोई कष्ट भी नहीं उन्होंने दिया। नहीं, मुझे अब इसे या तो खुददारी कह सकते हैं या इसे राजनीति में कई बार नासमझी कह देते हैं जी। मैं बार्गेनिंग नहीं करता, मैं मोल भाव नहीं करता, और मुझे लगता है कि प्रेम में मोल भाव होना भी नहीं चाहिए। जब मृणालिनी जी ने मेरे एक बार राखी बांध दी तो मैं जब तक जीऊंगा तो मेरी बहन रहेगी। बहुत खूब। और जनरल साहब मेरे पिता के स्थान पे रहेंगे। वो एक प्रश्न थोड़ा सा काफी हद तक कंप्लीट हो गया, 10% रह गया। बताएं ना, बताएं। नजर नहीं आ रहे हैं आजकल आप साहब के साथ में, कुछ ऐसे मोमेंट हुए हैं साहब के, उपस्थिति दिखाई नहीं दी है आपकी। जनरल साहब का ना इन दिनों कम हुआ है, मिजोरम के राज्यपाल हो गए वो, और अभी जस्ट 31 तारीख को आए थे वो, तो बाई एनी चांस उस दिन कार्यक्रम लगे हुए थे, मेरी फोन पर चर्चा भी हुई, मेरा जाना नहीं हो पाया उस दिन। लेकिन वो मतलब रेयर ही आते हैं, पर वो आएंगे तो उसमें सभी चाहते हैं रहना, और मैं भी रहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। मौजूदा विधायक संजीव शर्मा जिस टाइप के अध्यक्ष थे, और जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो एक बात थी कि चल रही थी कि संजीव शर्मा ने बहुत लंबी लाइन खींच दी, और अब उनकी लाइन को पार करना जो है, अब जो भी नया अध्यक्ष आएगा उनके लिए चुनौती रहेगी। लेकिन देखने में आया कि आपने जब से अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है, आप एक अलग से ही लाइन खींच रहे हैं, और देखने में आ रहा है कि जितने भी पार्टी का आयाम और कार्यक्रम आए हैं वो काफ़ी सफल हो रहे हैं, काफ़ी उसमें भीड़ आ रही है। तो ये सब कुछ जो भीड़ जुटाने का काम, ये सब कुछ ये कंपटीशन की धारणा से कर रहे हो, लाइन लंबी करने के लिए कर रहे हो, या इसके पीछे कोई और भी उद्देश्य है? आप लगातार आप लिख रहे हैं कि मयंक किसी भी लाइन में नहीं है, किसी कंपटीशन में नहीं है, और मुझे लगता है कि संगठन में कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो ताकत जो है वो संगठन की है, जो भी क्षमता है वो संगठन की है। जो हम सब श्वास ले रहे हैं, जो प्राण तत्व परमात्मा है, यदि प्राण तत्व नहीं होगा तो दीपक भाटी मयंक गोयल सेकंड भी नहीं विराज कर सकते, एक सेकंड। इसीलिए संगठन हमारा प्राण तत्व है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो हमें प्राण दे रहे हैं, प्राण वायु दे रहे हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण श्वास प्रश्वास संगठन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। संजीव शर्मा हो या मयंक गोयल हो या इसके बाद के कोई अध्यक्ष हैं, संगठन अच्छा ही चलेगा। रही भीड़ वाली बात या कार्यक्रम सफल होने वाली बात, तो वो एक प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है शुरू से। आपने मेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हैं, मेरे राजनीतिक कार्यक्रम देखे हैं, मेरे संगीत के कार्यक्रम देखे हैं, मेरे यहाँ खुशी के कार्यक्रम आपने देखे हैं, मेरी गमी के कार्यक्रम आपने देखे हैं। मुझे लगता है कि यदि मैं किसी से मुस्कुरा के मिलूंगा तो प्रतिदान में प्रत्युत्तर में मुस्कुरा के मुझसे मिलेगा। यदि मैं किसी के यहाँ जाऊंगा तो वो मेरे यहाँ आएगा जी। यदि मैं किसी को इनवाइट करूंगा तो मेरा इनविटेशन वो स्वीकार करेगा। अब कल की बात ले लीजिए, कल हमारा माननीय मोदी जी के 11 साल पूरे हुए, तो ये चल रहा था कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मंच पे कौन होगा कौन नहीं होगा। कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं, पूरी पार्टी एकजुट होकर खड़ी है। आप ये देखिए, आदरणीय अतुल जी स्वयं मौजूद थे, उनको मैंने इनवाइट किया, वो बोले मैं निश्चित आऊँगा, पूरे समय रहे। माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी आए, आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी बहुत शानदार भाषण देते हैं,
आजकल राम कथा पर बोल रहे हैं, आजकल थोड़ा नया फ्लेवर है आजकल। आजकल तो हाँ, अलग अवतार में अलग अवतार में हैं पूरे। तो कल भी उन्होंने मेरे लिए कहा कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो जब ये बात आपने कही ना कि मेहनत कर रहे हैं मयंक, तो उन्होंने इस रूप में कही कि मयंक विश्राम नहीं लेंगे ना, मयंक के साथ में कोई कार्यकर्ता विश्राम लेगा, ये राम काज हम कर रहे हैं। सुनील जी थे, आशु वर्मा जी, रूप चौधरी जी, पवन गोयल जी, और आशा शर्मा जी, राजेश्वर प्रसाद जी, अजय शर्मा और अमरदत्त शर्मा जी, जी हाँ, वरिष्ठ पूरे सारे मंच पे थे और खचाखच हॉल भरा हुआ था। कोर टीम के साथ में जब मैं बैठा इस कार्यक्रम के लिए, जो 4 कार्यकर्ता हैं, रनीता सिंह जी हैं, गुंजन शर्मा जी हैं, विनोद कसाना हैं, गौरव चोपड़ा हैं और मैं स्वयं, 5 बैठे। तो ये आया कि हमें 500 कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनी सूचीबद्ध जी। तो सबने कहा कि भाई 60% से ऊपर सूची नहीं, लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा आपने ऐसा कैसे कह दिया? बोले नहीं ऐसा मानते हैं मोटे तौर पर। मैंने कहा नहीं, जब आप फोन मिलाएं तो मन में एक बार संकल्प लीजिए कि मैं बहुत श्रद्धा से बुला रहा हूं, बहुत बढ़िया, 100% ये व्यक्ति आएगा पॉजिटिव, और उसको पूछिए कि आपको आना है, यदि कोई दिक्कत है तो अभी बताइए। और मैंने कहा ऐसों का नाम लिख लीजिए और मैं उनको व्यक्तिगत फोन करूंगा जो नहीं आना चाहते। अब यकीन मानिए हमारी 95% उपस्थिति रही। बहुत खूब। तो बुलाने से, निवेदन करने से, आमंत्रण देने से फर्क पड़ता है। तो मतलब कैसे करते हैं आप? सब नहीं, इतना जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। बहुत खूब। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि आप पूरी तत्परता से और पूरी जोश से इस टाइम पे सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष के तौर पर तमाम कार्यक्रम आपके हिट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप अपने कार्यक्रमों में संयोजन के तौर पर और जो अन्य चेहरों को भूमिका देनी है उसमें भी आप काफ़ी चेहरों को भूमिका दे रहे हैं। तो अब कुछ समय में आपको टीम का विस्तार भी करना है, तो क्या मान के चले कि किस तरह के चेहरे जो हैं आपकी टीम में आने वाले हैं? किस तरह के चेहरों से आप अपनी टीम को तैयार करने वाले हैं? कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहता। पुराने कार्यकर्ता लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हो और मेरी प्राथमिकता सदा से मूल कार्यकर्ता की रही है। पार्टी में जिसने, यानी कि जो ओरिजिन पार्टी का होता है, तो वो थोड़ा सा उसका एक अलग भाव पार्टी के प्रति श्रद्धा का रहता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकियों का नहीं रहता, थोड़ा सा एक फर्क होता है, वो मैं समझ सकता हूं। और जो पार्टी की गाइडलाइन है, चाहे वो अनुसूचित समाज के हों, वो ओबीसी की गाइडलाइन हो, वो बहनों को प्रतिनिधित्व देना हो, सबको मिलाकर, और जो पार्टी का क्रक्स है, जो पार्टी चाहती है, बिल्कुल पार्टी गाइडलाइन के अनुसार ही टीम बनेगी। ओके, क्योंकि मैं सांसद बोल रहा हूँ, मैं विधायक बोल रहा हूँ, और मयंक जी ये आपसे मिलेंगे, शर्मा जी या वर्मा जी, और इन्हें देख लेना, संगठन में समायोजित कर लेना। मैं सिफारिश वाली बात कर रहा हूँ, तो सिफारिश पे कितना फोकस करेंगे आप? संगठन की परंपरा नहीं कि कोई सिफारिश करे, संगठनात्मक है। हमारे विधायक जी भी संगठनात्मक है जी। संजीव शर्मा खुद हमारे अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय अतुल जी हमारे बहुत सीनियर हैं और प्रभारी हैं, दिल्ली के संगठन समझते हैं। सुनील जी खुद जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो मुझ पर प्रभु की कृपा है, मुझ पर कोई सिफारिशों का बोझ नहीं है। और मुझे लगता है कि सिफारिश वाले कार्यकर्ता वही होते हैं जो काम करने में कमजोर होते हैं। काम करने वाला व्यक्ति कभी सिफारिश नहीं कराएगा। आप यहां बैठेंगे, सिफारिश पे बैठे हैं, आप बताइए किसकी सिफारिश है? कोई सिफारिश नहीं होती। मोदी जी के साथ किसकी सिफारिश थी? चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। जिनको कहते थे गाय वाला है तो मंदिर में घंटी बजाएगा, वो देश का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। एक इतनी सी झोंपड़ी में जन्म लेकर एक बिटिया शेड्यूल ट्राइब की हमारी आज आदरणीय राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। तो आप बढ़िए ना, आगे काम कीजिए संगठन का। मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर जानता हूं, जाके हृदय ना राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय हो मेरा कितना ही लाडला हो, यदि संगठन का काम नहीं कर रहा है ना,
तो मेरे लिए बहुत, वो कोटि बैरी सम है, वो करोड़ बार मेरा बैरी है, वो मुझे पसंद नहीं है। अरे सुनने में ये भी आता है कि जब आपके पीछे आपके समर्थक चलते हैं, कहीं जा रहे हैं, अध्यक्ष जी यहाँ गए इस कार्यक्रम में तो उनके पीछे, वहाँ गए तो उनके पीछे, आप उनको मुड़ के ये बोल देते हैं कि मेरे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं है, इसकी ये सोचो कि मैं तुम्हें टीम में रख लूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बस आप समर्थक पीछे चल रहे हैं, उनको इतना टका सा जवाब कौन अच्छा देता है? मुझे एक बात बताइए, दिल्ली तोड़ते हैं आप ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप एक समाचार संपादक हैं जी, और जो आपके स्ट्रिंगर हैं उनको आपने बीट्स दी कि आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। उनमें से 5 लोगों में 4 तो अपनी बीट्स पे चले गए और एक कह रहा है नहीं मैं तो कैमरा पकड़ के और डायरी पकड़ के दीपक भाई के साथ ही घूमूंगा शाम तक। तो शाम तक उसने काम नहीं किया तो क्लियर हो गया, बाकी उन्हें किया नहीं किया सी क्लैरिटी नहीं है आपको। शायद वो कहीं बैठे होंगे या शायद काम भी कर रहे होंगे, पर इसकी क्लैरिटी है, काम कुछ नहीं कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है। तो प्रिय तो मेरा वो बहुत है, पर संगठन के काम का योग्य नहीं है जो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तो पत्ता साफ माने उनका। मैंने कहा ना मेरा प्रिय भी तो है। मैं प्रिय है तो साथ में घूमेगा बस, वैसे पत्ता साफ है। अब ये आप कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी थोड़ा सा तो दरवाजा खोल के बताओ, मतलब देखिए सच्चाई ये है कि साथ घूमने से कुछ नहीं होता। साथ घूमने वाला तय कर लेता है कि मेरा इनसे प्रियता है, वो मेरा व्यक्तिगत प्रिय हो सकता है, पर संगठन का प्रिय तो वही होगा ना जो संगठन में अगर 20 नेता हैं तो 20 का प्रिय बनेगा। सब ओर से उसकी आवाज आएगी, सबके लिए वो काम करेगा, समाज का नेता बनेगा। मेरे साथ रहने से नेता कैसे बन जाएगा? नेता बनने के लिए हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं, हम कई बार उन्हें फोन करते हैं जी। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राजनाथ जी हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा हमारे साथ घूमो। वो इतना कहते थे कि आओ अपनी बात को सुनो जी और फिर काम करो। कोई उन्होंने काम दे दिया हमें, जैसे मुझे याद है माननीय राजनाथ जी ने एक बार हमें 2014 से पहले एक काम दिया और ये कहा कि आप वॉलंटियर बनाओ मोदी जी के लिए, वॉलंटियर फॉर नमो, याद है आपको? याद है। देशव्यापी अभियान, मुझे उसका संयोजक बना दिया नीरज भैया ने। हमने 95,000 नौजवानों को उसमें जोड़ा। कितने? 95,000। कैसे? हमने 25,000 रुपये खर्च किए, एयरटेल से एक हमने टोल फ्री नंबर लिया और उस पर कॉल आती थी किसी की भी, एनीबडी कैन कॉल जी, और कॉल आते ही ऑटोमेटिक आंसर जाता था, नाउ यू हैव बिकम द वॉलंटियर फॉर नमो, और फॉर एनी अपडेट्स यू कैन विजिट www.bjp.org। बहुत बढ़िया। और उसका नंबर हमारे सॉफ्टवेयर में जाके फीड हो गया। अब इन 85,000 नंबर्स ये हमारे पास आ गए। ये गाजियाबाद लोकसभा के नंबर है। 550 कैंप लगाए हमने 3 महीने में, 90 दिन में। प्रतिदिन हमारे 10 कैंप, 5 कैंप, 10 कैंप, 5 कैंप, और एक बार तो संडे को हमने एक ही दिन में 100 कैंप लगाए थे, हर वार्ड में एक कैंप। तो और उसमें जो मिस्ड कॉल आती गई उनको हम जोड़ते गए। बाद में चुनाव में जब वीके सिंह जी लड़े, उन 85,000 लोगों को डेली हमने SMS करना, व्हाट्सएप करना, वीडियो भेजना, सारा काम किया। पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसके बाद में मुझे मोदी जी से मिलवाया, मुझे शाबाशी दी, पीठ थपथपाई, लेकिन 3 महीने में मिल नहीं पाया। 3 महीने 18-18 घंटे, 20-20 घंटे मैं और स्वयं नीरज सिंह जी। आप तो उस समय हमारे साथ साथ घूमकर कई बार अपनी पत्रकारिता पूरी करते थे, आपने खुद देखा। जी जी। तो जो फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा वो नेता को, गुरु के पास आप गए, गुरु ने आपको एक पाठ दे दिया, उस पाठ को लेके उसने कहा कि आपने, गुरु ने आपको मंत्र दे दिया कि भाई ये एक मंत्र है, अब इसको 1 लाख बार आपने बोलना है मंदिर में बैठ के, गुरु के सामने बैठकर नहीं। जब 1 लाख बार पूर्ण हो जाए फिर गुरु के पास जाओ। तो ये बात मैं मानता हूं कि राजनीति में गार्जियनशिप भी होती है, लगाव भी होता है, कोई गुरु भी होता है, पर बहुत ज्यादा एकदम दिखाई देना, आगे पीछे देना। अच्छा, पार्टी के रोज कार्यक्रम हो रहे हैं, कैसे डिसाइड करते हो कि आज मंच पे ये लोग रहेंगे? क्योंकि एक इंटरनल एक आवाज आती है, सुना है कि कुछ महामंत्रियों के कुछ समस्या है कि अध्यक्ष जी जो है महामंत्रियों को मंच से दूर करके चल रहे हैं, उन्हें कुछ ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। कल का ही कार्यक्रम ले लो, मोदी जी के 11 वर्ष वाला जो है। कल का कार्यक्रम को आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि मोदी जी के 11 वर्ष का कार्यक्रम माननीय योगी जी ने लॉन्च किया
उस लॉन्चिंग के प्रोग्राम में मैं स्वयं मौजूद था, मैंने लाइव किया था। माननीय योगी जी मंच पे थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पे थे, माननीय दोनों डिप्टी सीएम मंच पे थे जी। और संचालन किया वहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष जी मानवेंद्र सिंह जी ने जी। और 6 महामंत्री 6 नीचे बैठे थे। कहां पर? प्रदेश में। प्रदेश में। हमें किसको कॉपी करना है? हमारे लिए रोल मॉडल कौन है? हाँ, कौन है? शीर्ष। शीर्ष। वो क्या कर रहे हैं? एक उपाध्यक्ष को संचालन करा रहे हैं, उनसे सारा कार्यक्रम करा रहे हैं और बाकी महामंत्री बहुत सहजता से नीचे बैठे हैं। वो तो महामंत्री हैं ही, उनका तो सम्मान है ही। एक आयाम में यदि हमारी कोई बहन संचालन कर लेगी, बहुत बढ़िया। और वो भी हमारी महानगर की उपाध्यक्ष है। जिला उपाध्यक्ष का कैडर होता है, महानगर उपाध्यक्ष का सीनियर है। वो जो वहां हुआ वो यहां हुआ। अच्छा, जो पैटर्न है आप उसे फॉलो 100%। एक नाम लेकर बता रहा हूं, मानवेंद्र सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इस अभियान के संयोजक हैं। उन्होंने कहां संचालन किया? सीएम के लॉन्चिंग प्रोग्राम का। गाजियाबाद की लॉन्चिंग का किसने किया? इस कार्यक्रम के संयोजक और जिला उपाध्यक्ष ने किया। तो मतलब 100% जी। अच्छा, एक पैटर्न आप और फॉलो कर रहे हैं बहुत। हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद में आपने तमाम सफल कार्यक्रम करा लिए, दोनों डिप्टी सीएम आ गए, प्रदेश अध्यक्ष आ गए, है ना, और भी कई बड़े चेहरे आ गए। अब देखिए, अब मुख्यमंत्री को कब बुलाने की योजना है? मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी आएंगे। और देखिए, महेंद्र सिंह जी आ गए, सफल कार्यक्रम हो गया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ जी। RMD अग्रवाल जी आ गए, राधा मोहनदास अग्रवाल जी, बढ़िया कार्यक्रम इंदिरापुरम में हुआ। उसके अलावा राधा मोहन सिंह जी बिहार दिवस पर आए, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बड़े नेता हैं। जबरदस्त कार्यक्रम इंदिरापुरम में हुआ, आपने उसको पूरा का पूरा आपने दिखाया अपने अखबार में। इसी श्रृंखला में हमारी कैबिनेट मिनिस्टर रैंक रहा है आदरणीय विजया राहटकर जी। वो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम में आई, HLM कॉलेज में जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, कवर किया था आपने। और इसके अलावा माननीय धर्मपाल सिंह जी की शौर्य तिरंगा यात्रा। और शौर्य तिरंगा यात्रा नाम भी गाजियाबाद नहीं दिया, और वही नाम पूरे यूपी ने रिप्रेजेंट किया, वही नाम पूरे भारत में चला। बिल्कुल। आप ये देखिए, 25 जगह उसका स्वागत हुआ यात्रा का। 1 किलोमीटर का तिरंगा, हमने रिकॉर्ड तिरंगा पहली बार लगाया। हमने बलिदान पथ जो शहीद पथ है, शानदार उसको सजाया। और मंच पर जब भारत माँ आ रही हैं, हजारों लोगों के हाथ में दिया है, भारत माँ के चेहरे पर एक सुंदर एक लाइट पड़ रही है और सभी लोग आरती कर रहे हैं, गा रहे हैं, प्यारी भारत माँ सुखधाम, तुझे है शत शत बार प्रणाम। लोग गदगद हो रहे हैं। 3 घंटा नाचे लोग, 3 घंटा उस कार्यक्रम में रहा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और बहुत ही जोशीला कार्यक्रम था। और जिस दिन ये कार्यक्रम था उस दिन सीज फायर हुआ। हाँ जी। सीज फायर को आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि सीज फायर पर विपक्ष इस टाइम पर भाजपा को बहुत घेर रहा है कि इतनी जल्दी भी क्या थी, हम पीछे खड़े थे और युद्ध में जाना चाहिए था। तो काफी इस टाइम पे कहीं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश, आदरणीय मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, आज के बाद विदेशी धरती से कोई भी आतंकवादी घटना युद्ध का ऐलान माना जाएगा। जी। पानी नहीं देंगे तो नहीं देंगे, रिश्ते नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, राजनयिक कूटनीतिक संबंध खत्म तो बिल्कुल खत्म। केवल दुश्मन नहीं, दुश्मन के साथ भी कोई देश खड़ा है उसको भी दुनिया में अलग थलग करने का काम करेंगे। लेकिन जो काम आज सरकार ने करके दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर, जो कह रहे थे ना कि जाके धर्म बता देना मोदी जी को, धर्म बता के हमने मार दिया। इसका नाम ही सिंदूर रख दिया। उन्होंने कहा ना कि हम सिंदूर मिटाएंगे, विधवा बनाएंगे, जाओ करो। और पाकिस्तान का एयरबेस सिस्टम खत्म कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाकर गुहार लगाई पूरी दुनिया के बड़े नेताओं के सामने। तो विपक्ष क्यों निशाने पर ले रहा है? आप सब कुछ इतना अच्छा हुआ तो विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा। विपक्ष आज खत्म होते होते, सिकुड़ते सिकुड़ते आज कहां घुस गया। आने वाले 2027 में विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी।
जमानत कह रहा हूं मैं आपसे आज, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। चलिए, मोटा मोटा तो अभी 2027 का विधानसभा चुनाव आना है, तो कितनी सीटों पे आप मान के चल रहे हैं कि आप जमानत जब्त की बात कर रहे हैं? मेरा मानना है सपा बसपा कांग्रेस तीनों को मिलके कितनी भी ताकतें लगा लेंगे, इनको कैंडिडेट मिलेंगे नहीं। कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे जी। सीटें कहां आ पाएंगी? सीटें कहां आएंगी? उत्तर प्रदेश में 2014 में जब हम कहते थे 80 में से हमारी 73 सीटें आई, 73, कहां बचेगा कुछ उनके लिए? आज दुनिया मोदी मोदी योगी योगी कर रही है। आप देखिए क्या वातावरण है। उस कार्यक्रम में बिना बुलाए 25,000 लोग आए, आपने अपनी आंखों से देखा है। हिंदुस्तान के शौर्य पराक्रम को बताने के लिए और पाकिस्तान के साथ क्यों युद्ध वाले हालात बनने और क्यों पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करता है इंडिया के अंदर, इसको बताने के लिए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया। हाँ, और गाजियाबाद से हमारे सांसद जी भी गए। अतुल गर्ग, बड़ी उपलब्धि है कि वो यहाँ से गए। संस्मरण सुनने नहीं आया आप उनके? किसी अमीर की महफिल का जिक्र क्या है अमीर, खुदा के घर भी ना जाएंगे बिना बुलाए हुए। मैंने तो उसके जो प्रोग्राम के होर्डिंग्स हैं, बैकड्रॉप में फोटो देखा, उस पर आपका लगा हुआ। आपका फोटो भी थोड़ा बड़ा था, दूसरों से बड़ा था। जर्रा नवाजी है, उनकी फोटो लगा रहे हैं। तो मतलब बुलाना भूल गए वो, या क्या हुआ? मतलब ऐसा कहा तो मैंने, किसी रईस की महफिल का जिक्र क्या है अमीर, खुदा के घर भी ना जाएंगे बिन बुलाए हुए। वैसे संस्मरण तो सुनना चाहते होंगे आप? हाँ, संस्मरण सुनना चाहते थे। कल कार्यक्रम में जैसे ही माननीय अतुल गर्ग जी आए जी, तो हमने उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया और उनका बड़प्पन है वो बहुत प्रसन्नचित्त हुए, बहुत भावुक हुए। और उनके लिए हमने पूरे सदन को कहा खड़े होकर ताली बजाइए। मैंने स्वयं माल्यार्पण किया और उनसे प्रार्थना की। और उन्होंने कहा कार्यशाला में ये नहीं होता है। हमने कहा जी कार्यशाला ये विशेष है, क्योंकि आप विदेश की धरती से भारत माँ का सम्मान बढ़ाकर आए हैं। तो संस्मरण सुनाए उन्होंने, बहुत सुंदर संस्मरण सुनाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या मयंक गोयल को गुस्सा आता है? आता है? आपको क्या लगता है? कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ पता चलता है कि अध्यक्ष जी नाराज हो गए, होता है? कुछ हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा? मेरा आपसे कितना पुराना संबंध है? मेरे से तो आप प्यार ही करते हैं। फिर भी कितना संबंध है? कितना पुराने, कितने दिन हो गए? 15-16 साल या ज्यादा। आपने मुझे किसी गैरवाजी बात पे कभी क्रोधित होते हुए देखा है? कभी नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपका मन ये कहता है मैंने कभी जीवन में कोई नशा किया है? ना। क्या कोई आर्थिक आरोप मुझ पर सुना हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा कोई व्यक्तिगत नैतिक जीवन में आपने कोई मैंने पाप कर्म किया हो? कुछ भी नहीं। मुझ पर क्या आरोप लगाया जा सकता है? इरिटेट हो जाते हैं जी, हमारे को सुनते नहीं है जी, क्रोधित हो जाते हैं जी। मोटा मोटा परसेप्शन है। बनाओ, किसी के बनाने से बनेगा क्या? जिन पर खुद ही आरोप हैं, जिन्होंने क्रोधित होकर हाथ उठा दिया, मारते मारते सामने वाले की ब्लीडिंग हो गई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उचित नहीं लगेगा। वो आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे सिखा रहे हैं जीवन में किस प्रकार कार्यकर्ताओं को लेकर चलना है। एक कार्यकर्ता बता दे, हाँ, यदि कोई बात संगठन हित में कड़ाई से कहनी है और उसका संगठन को लाभ मिलना है, मैं बहुत कड़ाई से कहूंगा, बहुत कड़ाई से कहूंगा। अब उसको व्यक्ति क्रोध मानता रहे। चलिए, अच्छा है, अध्यक्ष जी का कुछ परसेंटेज का क्रोध होता है, वो भी पता है कि थोड़ी देर में ही ऐसा हो जाता है, फुर हो जाता है। तो वो क्रोध भी किसी मोहब्बत की तरह लगता है, जो आपसे जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि ये जो क्रोध है ये क्षणिक है, और उसके बाद जो आप प्यार करते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, मैं अब काफ़ी इंटरव्यू हमने लंबा कर लिया। अब छोटी छोटी, क्योंकि हम गाज़ियाबाद की जनता, आप भी गाज़ियाबाद के अध्यक्ष हैं, हम भी, हमारा इंटरव्यू भी गाज़ियाबाद में ही ज़्यादा देखा जाएगा, कार्यकर्ता देखेंगे, जनता देखेगी। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या राय रखते हैं आप इनके लिए। सांसद अतुल गर्ग जी के लिए कुछ कहना चाहें 2 शब्दों में, वो डिफाइन करना चाहें तो क्या है? एक बहुत ही शानदार पिता के पुत्र हैं,
और एक मंजे हुए राजनेता है। मेयर सुनीता दयाल। दृढ़ निश्चयी है, जो ठान लेंगी वो करके मानेंगी। मंत्री सुनील शर्मा। एक राम भक्त और एक जनता के प्रति हृदय में गहरी संवेदनशीलता के साथ में सेवा करने वाला व्यक्तित्व। एमएलसी दिनेश गोयल। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। विधायक संजीव शर्मा। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना भूलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। मंत्री नरेंद्र कश्यप। वो तो पता नहीं क्या बताओ, शहद की और फैक्ट्री है। नरेंद्र कश्यप जी वास्तव में, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा एक लाइन। वो वास्तव में व्यवहार कुशलता के ना जिस शीर्ष पर है, और जितने संघर्ष और जितनी परेशानी से निकलकर उन्होंने राजनीतिक मुकाम बनाया है, जीवन में दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। बहुत बढ़िया। विधायक अजीत पाल त्यागी। अजीत पाल त्यागी तो मैंने आपको बताया ना, वो तो शेर की तरह है, शेर की झलक सबसे अलग। बहुत खूब। मयंक गोयल। यारों का यार। यारों गया। और वो पूर्व हो गए हैं, लेकिन आपने ही कहा कि अभूतपूर्व प्यार है उनको लेके। मैं जनरल साहब के लिए भी जानना चाहूंगा कि आप उनको कैसे परिभाषित करेंगे। जनरल साहब राजनीतिक क्षेत्र में भी जनरल ही रहे, बस इतना ही परिभाषित करना चाहता हूँ। बहुत खूब। तो इसके अलावा कुछ ऐसे मीठे मीठे से प्रश्न हैं कि बहुत भागदौड़ रहती है और समय तो परिवार को दे ही नहीं पाते आप। देखते हैं कि कभी सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो भाभी नाराज नहीं होती हैं? आज मैं आपको बताता हूँ, ये प्रश्न आत्मा के रूप में है आज के इंटरव्यू की। वो पीएचडी है इकोनॉमिक्स में और हापुड़ के परिवार से हैं। उनके परिवार में कपड़े का उद्योग है और बहुत ही धार्मिक है। मेरी माँ इस दुनिया में रही नहीं और थोड़ा अंत के दिनों में कैंसर रहा, तो मेरी पत्नी ने बहुत उनकी सेवा की। मेरी चाची ने बड़ी सेवा की जी। और मेरा परिवार संयुक्त है। मेरे पिताजी चाचा जी में 20 साल का अंतर है। दोनों कहना मुझे नहीं कहना चाहिए, पर लोग राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं। और चाचा जी के जो बच्चे हैं वो मेरे 2 भाई हैं। हमारी एक ही रसोई है 4 पीढ़ियों की, कोई बंटवारा नहीं है। और मुझे याद नहीं है कि मेरी पत्नी ने मेरे को कभी भी, बच्चों ने भी, कितना सहयोग किया है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब यकीन करेंगे, मुझे आज तक ये पता नहीं है कि मेरा बेटा इस समय कोई कोचिंग ले रहा है। इतना तो पता है क्योंकि देखता हूँ किताब लेकर भाग रहा है, पर कोचिंग कहाँ ले रहा है, किस चीज की ले रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। अभी उसका 95% नंबर आया उसके 10वीं में। देखा था आपने फेसबुक पे अपलोड किया था। जी, हमें भी तो बहुत वो अच्छा लगा। थैंक यू। तो उसने एक थोड़ा सा डिनर एक ऑर्गेनाइज किया, मतलब छोटे भाई ने। उसमें 10 लोग थे घर के। ये तय हुआ कि आप 2 घंटा कोई फ़ोन नहीं उठाएंगे। और राजनगर में एक जगह आरडीसी खाना खाने गए। आधे पौने घंटे बाद खाना आया ही आया था कि फ़ोन आ गया कार्यकर्ता का। तो मैंने चोरी से वॉशरूम जाने के बहाने फ़ोन उठा लिया। तो उसने कहा जी मेरी लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा और मेरे बहुत चोट आई है। मैं बाहर निकला उधर के रास्ते से, पीछे से, और गाड़ी में बैठ के मैं चला गया थाने। तो मेरे बेटे ने कोई शिकायत नहीं की। वो समझते हैं कि बस हम मैं भाग्यशाली जो है पार्टी, मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे से आज तक नहीं कहा कि तू व्यापार कर, इंडस्ट्री लगा। एमबीए किया मैंने, आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए किया, लॉ किया है, सब में अच्छे नंबर आए प्रभु कृपा से। लेकिन
मेरे से मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने, खास तौर पे मेरे चाचा चाची ने, मेरे भाई बहनों ने और मेरी पत्नी ने। अगर 100 लोग भी आ गए ना दीपक भाई जी, तो कभी मैंने चाय बाहर से नहीं मंगाई। आज भाभी जिस टाइम पे इस इंटरव्यू को देखेंगे खुश हो जाएंगे, भाई ने बहुत तारीफ कर दी है भाभी के। और ये हमारे घर पे जो है जरूर कोई ना कोई लड़ाई करवा के मानेंगे। आगे के 10-20 साल के लिए डोज दे दी ना, डोज दे दी। हमने फायदा उठा लिया। अच्छा, भाभी के हाथ का क्या पसंद आता है आपको, क्या अच्छा बनाती है या ले आओ जरा। बहुत शानदार कुक है मेरी चाची और मेरी पत्नी, दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुक हैं दोनों। मानोगे नहीं, मतलब झगड़ा और करवा के जबरदस्त बनाती हैं और तारीफ है, बढ़िया बनाती हैं खाना। और हम पूर्ण शाकाहारी लोग हैं जी। घर में प्रभु कृपा से। कौन सी डिश अच्छी लगती है? मतलब घर में मतलब एक ही सब्जी बनती है, जो बनती है अच्छे से प्रेम से सब खा लेते हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि साथ बैठकर खाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा फिल्म देखने का टाइम मिल जाता है? शौक ही नहीं है, केवल म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट है। समाचार वगैरह टीवी चैनल पे वो मिल जाते हैं, मतलब वो तो मिल जाते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं समाचार। फिर भी थोड़ा बहुत जब टीवी बैठते होगे तो कोई हीरो भी दिखाई देता होगा, हीरोइन भी दिखाई देती होगी, तो पसंदीदा हीरो हीरोइन भी बता दो। बिल्कुल, ऐसा है, इस तरफ इंटरेस्ट कभी रहा नहीं। चलिए, कोई फिल्मी हीरो नहीं, आप राजनीति या सामाजिक रूप में अपना हीरो किसे मानते हैं? यदि पुराने परिप्रेक्ष्य में देखूं तो अटल जी। जी, बहुत बढ़िया। और अटल जी से मेरी मुलाकात है। मुझे याद है, मैं अपनी मेरी छोटी बहन है हिमाद्री, 2007 में उसका विवाह हुआ, तो निमंत्रण देने मुझे अवसर मिला अपनी माताजी के साथ जाने का। और अटल जी स्वस्थ थे, तो जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे बैठे थे। तो मैं, मेरी माताजी और अश्विनी शर्मा जो मीडिया प्रभारी थे उस समय, वो, और अटल जी के सहयोगी थे शिव कुमार पारिक जी। तो अटल जी ने एकदम ऐसे खिलखिला के हंसे देखकर हमें, जैसे कोई दादा अपने पोते को देखकर हंसता है। वाह। मतलब मुझे वो उनका चेहरा, उनकी हंसी, उनकी आंखों की चमक, अरे आइए आइए, क्या प्रेम, क्या लाड़। बैठा लिया, हम बैठ गए साथ में। तो शिव कुमार जी से बोले, अरे भाई देखिए दमयंती जी आई हैं, कुछ जरा मीठा हो जाए। तो सचिव थे आदरणीय शिव कुमार पारिक जी, उनके 50 साल से सचिव रहे उनके। बोले दमयंती जी के लिए मीठा हो जाए, अपने जुगाड़ में लगे हो। तो अरे आएगा तो हम भी ले लेंगे। अरे वाह। तो मीठा आ गया, तो मुझे कहा लीजिए लीजिए। उनको कहा, मेरी माता जी से बोले लीजिए दमयंती जी आप भी लीजिए। तो शिव कुमार जी से बोले, ये रसगुल्ला मेरी तरफ देख रहा है लगातार, देखिए अटल जी का क्या। बोले अरे ये रसगुल्ला जो है मेरी तरफ देख रहा है। तो उठाया, खाया, खा के बोले बहुत मीठा था। तो शिव कुमार जी का चेहरा मुझे याद है, चेहरा कड़वा हो गया। बोले वो नमकीन मंगाएंगे आप? बोले अब जब इतना मीठा खिलाई दिया तो कि समोसा भी मंगा दो। तो समोसा खाया, बड़ा प्रेम किया। तो मैंने कहा अटल जी आपको याद है कि आप गाजियाबाद आए थे रमेश चंद्र तोमर जी की जनसभा में? बोले हाँ है था। तो मैंने कहा जी उसमें एक तरफ की आवाज, साउंड सिस्टम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए खराब हो गया, तो पब्लिक ऐसे ऐसे करने लगी कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो मैंने उनके स्टाइल में उनको कहा, मैंने कहा आपने पब्लिक से कहा कान लगाकर सुनिए। अब जैसे ही वो पब्लिक, तो अटल जी इतना दोनों हाथ उठा के ऐसे हिमालय की तरह हंसे, वो मुझे ऐसी उनकी उन्मुक्त हंसी, एक संत हंसता है। जी जी। और मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो नरेंद्र मोदी जी, बहुत खूब। मैं व्यक्तिगत मिला उनसे, माननीय राजनाथ सिंह जी की कृपा रही। उन्होंने 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हुए थे, उससे पहली तालकटोरा की जनसभा में मुझे मिलवाया व्यक्तिगत, और मैंने उनको अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो उन्होंने वो जो मेरे पीठ पर थपथपाया मुझे, और मोदी जी ने, मैं सच बता रहा हूँ, जीवन में मुझे कुछ भी ना मिले, वो जो ताकत उन्होंने मुझको दी, और जितने दृढ़ निश्चयी होकर मोदी जी चलते हैं, वो मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़ी प्रेरणा है। चलिए देखिए, आपको पता चल गया कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल जी की प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने जिस तरह उनकी पीठ थपथपाई और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें अब
राजनीति में कुछ भी ना मिले तो भी उनके लिए बहुत कुछ है। और थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा कि गंगा जल हाथ में देकर कसम खिलवा लो, टिकट नहीं मांगूंगा। मगर राजनीति में कोई ना कोई मयंक भाई को बुलाकर चाय पिलाएगा और हम आशा करते हैं कि उन्हें कहेगा कि ये रहा टिकट, और अब चुनाव लड़ो और राजनीति में और आप आगे बढ़ो। ऐसी कामना हम भी करते हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मयंक गोयल जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय में दिया। मयंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं आप लोगों का भी आभार करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आपसे मुलाकात होती रहेगी, इसी तरह से आमना सामना के माध्यम से ऐसी शानदार शख्सियत हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, हमें लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।